हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जब भी इस वीडियो को देखें, इस बेस्ट विशेज़ के साथ देखें। और आज का जो अपना सेशन है, ये वीडियो मेंस जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो पोर्शन है, उस पोर्शन से संबंधित है। तो इस पूरे सेशन में अपन इस बात को समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इंडियन जो एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है, उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सेशन समझने से पहले मैं कुछ एनवायरनमेंट से संबंधित मुख्य बातें बता देता हूँ आपको कि पर्यावरण और इस विषय का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। तो एनवायरनमेंट विषय एक पुराना विषय नहीं है, जैसे कि ये विषय एक बहुत पुराना हो ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि ये एक 20वीं सदी का विषय है। और 20वीं सदी के उत्तरार्ध की बात करें, यानी जो पोस्ट जो एरा है, उसी सेशन में, यानी 1970 के दशक, यानी 1970 के दशक, यानी 1950 से लेकर 1970 तक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो ज्योग्राफी के पोर्शन में आई, और जो डायग्राम और मॉडल जैसे एनालिटिकल पोर्शन था, उस पोर्शन को की अतिशयोक्ति, यानी बहुत बड़ी मात्रा में गणितीय आंकड़े और मॉडल ने भूगोल में स्थान ले लिया। और इस स्थान की वैक्यूम को, यानी जो एक निश्चयवादी जो प्रकृतिवादी दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण के साथ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी मात्रात्मक एक अप्रोच आई। इन दोनों के विवादास्पद स्थिति में, यानी इन मतभेद की स्थिति में, एक तीसरा विषय जन्म लेता है, यानी 1970 के दशक में एक विषय जन्म लेता है। उस विषय का नाम एनवायरमेंट है, उस विषय का नाम पर्यावरण है। यानी वापस एक बार पुनः प्रकृति, यानी जो निश्चयवादी दृष्टिकोण या प्रकृतिवादी जो दृष्टिकोण है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच थी, उस अप्रोच को वापस जन्म लेने, यानी उसमें कुछ उदारवाद, यानी कुछ उदारता के साथ इस विषय का जन्म हुआ, जिस विषय का नाम एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है। तो इस बात को समझने के साथ साथ अपन कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। और हालांकि मैं एक सामान्य सी बात बता दूं आपको कि अलग से ऐसा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का कोई पोर्शन इंडियन के लिए नहीं है। जो थियोरिटिकल पोर्शन है वो तो यूनिवर्सल पोर्शन है, सार्वभौमिक पोर्शन है। इस बात को तो समझ ले। इसके साथ कुछ ऐसा जो नवीन ज्वलंत मुद्दे हैं, वो मुद्दे वैश्विक परिघटना के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई, अंतर्राष्ट्रीय कुछ पर्यावरण अवनयन से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। तो वो सभी मुद्दे विश्व और भारत को, यानी एक प्रादेशिक नियोजन से संबंधित एक कंसेप्ट चलता है ज्योग्राफी में, प्रादेशिक भूगोल चलती है, रीजनल ज्योग्राफी। इस प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में इस भूगोल को एक नियोजन की दृष्टिकोण से देखें। यानी यदि नियोजित तरीके से कुछ विषय देखे जाएं, यानी किसी एरिया में काम करवाने के लिए, किसी एरिया में डेवलपमेंट करवाने के लिए, और उस एरिया का विकास के उद्देश्य से यदि कोई काम किया जाए, तो इस जो एरिया है, उस एरिया का डेवलपमेंट के लिए कुछ नियोजन, कुछ प्लानिंग की जरूरत होती। और इस प्लानिंग की दृष्टिकोण देखी जाए तो प्लानिंग 3 स्तर पे होती है, एक तो नेशनल, स्टेट और एक छोटे लेवल पर, यानी उच्च स्तर पर, मध्यम और निम्न स्तर पर, यानी केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और जिला स्तर पर। ये तो एक प्रादेशिक नियोजन का क्रम रहेगा। लेकिन एनवायरनमेंट एक ऐसा विषय है, ये जो पर्यावरण भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें नियोजन के 4 स्तर माने जाते हैं। यानी इसे 4 स्तर पर देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ संधियां हैं, उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। और देन आफ्टर वो 3 स्तर तो है ही, जो केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर और जिला स्तर पर। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो कंसेप्ट से संबंधित थी। और एक एनवायरनमेंट विषय जो पर्यावरण विषय है, ये 1970 के दशक में एक नया विषय के रूप में जन्म लेता है। और इसी के साथ अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए वन प्लेनेट समिट आयोजित किया गया था। वन प्लेनेट समिट क्या होता है, इस बात को समझें कि समिट का तो सम्मेलन हो गया। वन प्लेनेट, प्लेनेट का अर्थ ग्रह और वन का मतलब एक। जैसे कि ये जो अभी मानवीय गतिविधियां बढ़ रही है, मानव, एक लालची मानव की जो प्रवृत्तियां हैं,
इसके भौतिक संसाधनों की जो बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए इस समिट की शुरुआत की गई। यानी पर्यावरण के अंदर हस्तक्षेप जो बढ़ गया है मानव का, इस हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए इस मानवीय हस्तक्षेप पर्यावरण में और लालची जो मानव है, इस मानव को ये हिदायत देनी है, इस मानव को ये समझाना है कि जो आप ये देख रहे हो ना, ये प्लेनेट एक है, ये ग्रह एक है और इसके अंदर जो संसाधन है ये संसाधन भी सीमित है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए मैक्सिमम आउटपुट यानी मिनिमम इनपुट और वो भी ऑप्टिमम, यानी अनुकूलतम इनपुट वो भी मिनिमम, यानी कम से कम इनपुट के साथ बेहतरीन तकनीक के साथ आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे चाह सकते हो या प्राप्त कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में पहला समिट हुआ, पहला सम्मेलन हुआ और इसी क्रम में यह चौथा सम्मेलन था जो 11 जनवरी 2021 को हुआ। और यह सम्मेलन पेरिस में हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। और इस सम्मेलन की जो थीम थी, इस थीम का नाम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें थी कि पहली बात तो ये सम्मेलन कब हुआ और ये चौथा सम्मेलन था और वन प्लेनेट समिट, और 2017 में ये पहली बार शुरुआत हुई, ये चौथा सम्मेलन था, पेरिस में हुआ और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो ये थीम है और इस बात को समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? इसके साथ कुछ डे और भी दे रखे हैं। तो ये जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसे जैविक विविधता दिवस भी कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कहते हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी वैसे ऐसे ओरिजिनली नेम तो नहीं लिखा हुआ, इसे जैविक यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कहते हैं। और ये दिवस 22 मई को मनाया जाता है और इसके साथ कुछ दिन और दे रखे हैं, ये हालांकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी दिवस, अर्थ डे जिस दिवस मनाया जाता है वह है, यानी पृथ्वी दिवस अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को ये पृथ्वी दिवस मनाया गया। और ये इस दिवस की शुरुआत 1970 यानी 1970 में जे नेल्सन ने करी। इसकी शुरुआत जे नेल्सन ने की और ये अमेरिकन सीनेटर थे, यानी अमेरिकी संसदीय सदस्य थे, सीनेटर थे। और ये 1970 का जो पृथ्वी दिवस है, इसको वर्ष 2020 में 50 वर्ष हुए थे और इसे 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इसे 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी इस ईयर में 2020 में। और 2022 का जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल 2022 को मनाया गया। और इसकी जो थीम है, इस पृथ्वी दिवस की जो थीम है 2022 की, ये है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, यानी इस 2022 का जो पृथ्वी दिवस है, इसकी जो थीम है ये मुख्य और इम्पोर्टेंट है, मुख्य है और महत्वपूर्ण भी है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इस वीडियो मेंस की परीक्षा में, इस थीम को ध्यान में रखना। और बाकी ये बातें कभी कभार पूछी जाती है, फैक्चुअल बातें, कि पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब, कैसे, किसने की, ये बातें पुराना है। अभी
यदि 2020 के आसपास यदि परीक्षा होती, क्योंकि वो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो उस टाइम इसको पूछा जा सकता था, लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हालांकि ये सभी बातें ध्यान रखनी है। इसके साथ ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। यदि यदि आप कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो ये निवेश अपने प्लेनेट यानी अपने उपग्रह में करें। सॉरी, उपग्रह नहीं, ग्रह में करें। अपने प्लेनेट में करें, अपने ग्रह में करें। इसके साथ 5 जून ये पर्यावरण दिवस है। 22 मार्च ये इंटरनेशनल वाटर डे है, जल दिवस है। और दिसंबर नहीं, 16 सितंबर यदि लिखा होता तो वो ओजोन दिवस होता। 16 सितंबर लिख लो। एक फैक्चुअल बात और ध्यान में हो जाएगी कि 16 सितंबर ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि भूमंडलीय उष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में यूएनएफसीसी एक सी और होगा, यू एन एफ सी और सी, यानी ऐसे लिखना है इसको, यू एन एफ सी, यानी यू एन एफ ट्रिपल सी। थोड़ा इसको गलत लिख लिया, एक सी कम लिख लिया। तो इस बात को समझिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, और इसके साथ कुछ मुख्य बातें हैं उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो इसका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी जो फुल फॉर्म है पहले ऑप्शन में कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। और ये पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट था, पृथ्वी सम्मेलन था 1992 का, 1992 का, ब्राजील के शहर रियो जेनेरियो या रायो डी जेनेरो शहर में, रायो डी जेनेरो या रियो डी जेनेरियो, दोनों नाम में आ सकते हैं, कभी कभार अलग अलग टाइप का पूछा जा सकता है। तो ये यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में ये बात थी कि 1992। इससे पहले कुछ मुख्य बातें हैं कि इस पूरे यात्रा का जो शुरुआत होता है, इस यात्रा की शुरुआत जो होती है इस जो ग्लोबल वार्मिंग की, तो इसकी शुरुआत एनवायरनमेंट विषय के जन्म के साथ ही, यानी 1967 ये नैरोबी का घोषणा जो पत्र है, एक नैरोबी में एक सम्मेलन आयोजित करवाया जाता है, और उस सम्मेलन का हालांकि कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन इस यात्रा की शुरुआत जो नैरोबी से होती है 1967 में, और यही यात्रा आगे चलकर 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और इस 1972 के सम्मेलन के दौरान 5 जून से लेकर 16 जून तक यह सम्मेलन चलता है स्टॉकहोम का। और यह सम्मेलन तात्कालीन जो यूएनओ का हेड यानी महासचिव यूएनओ का यूथांट तात्कालीन यूएनओ के महासचिव के निर्देशन में, और इनके जो अध्यक्ष है वो मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे। इस पहले जो स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 का जो सम्मेलन हुआ, इसके जो महासचिव थे यूएनओ के वो तो यूथांट थे, और मॉरिस स्ट्रॉन्ग इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं, और ये अमेरिकी थे। और 5 जून से 16 जून तक ये स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया, और ये इसी 5 जून के पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है इसी शुरुआत के कारण। और आगे चलकर 20 वर्ष बाद, यानी 1972 में ये स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, और इसके ठीक 20 वर्ष बाद 1992 में
ये सम्मेलन होता है पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, और इसी समिट के परिणाम स्वरूप इसका जन्म होता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पूरी इसकी फुल फॉर्म है। इस बात को पूरा ध्यानपूर्वक समझें। और इसके साथ कुछ काम और भी हुए, जैव विविधता से संबंधित हुए, और सतत पोषणीय विकास या संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित कुछ काम हुए, और मरुस्थलीकरण से संबंधित हुए। तो ये कुछ बातें हैं वो आगामी क्लासेस में करेंगे, क्योंकि ये लंबी बात है और बहुत विस्तार से इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा जा सकता है। और एनवायरनमेंट एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारी बात की जा सकती है, तो यहाँ उचित नहीं होगा। तो आगामी जो क्लासेस होगी वहाँ करेंगे। IUCN का विस्तार, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी ये फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इस IUCN की स्थापना 1948 में, इस IUCN की स्थापना 1948 में होती है। और यही IUCN जो विलुप्त या संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, यानी वो विलुप्त होने वाली या विलुप्त होने की कगार पे है, या फिर वन क्षेत्र से वो प्रजाति, वो जीव या वनस्पति समाप्त होने की कगार पे है, उनके लिए एक रेड लिस्ट जारी करता है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक, इसके अंदर जितने भी प्रजातियां हैं, चाहे जीव की हो चाहे पादप की हो, उन सभी जो प्रजातियां हैं उनको 9 श्रेणियों में बांटा गया है। और यही 9 श्रेणियां अलग अलग, और ये जो बुक है इसका कवर पेज रेड होने के कारण इसे रेड डाटा बुक कहते हैं। और इसके अंदर जो पेज है वो 2 टाइप की, एक तो पिंक है और एक ग्रीन है। ठीक है, इसके अंदर पेज है वो 2 टाइप के, टोटल 9 पेज, यानी 9 इस टाइप से समझो कि इसके 9 पेज है, जिसमें से आधे पेज पिंक जो कम संकटापन या कम संकट है उन प्रजातियों पर, वो पिंक लिस्ट में, सॉरी ग्रीन लिस्ट में, और बाकी पिंक लिस्ट में। और इस पूरी बुक को रेड डाटा बुक कहते हैं। और इस बुक की शुरुआत 1964 में, और इसका पहला पब्लिकेशन 1969 में आया। 1969 में इस रेड डाटा लिस्ट की पहली पब्लिकेशन, पहला प्रकाशन आया। और इस लिस्ट, ये रेड डाटा बुक बनाएंगे, इसकी घोषणा 1964 में हो जाती है। और 1948 में IUCN की स्थापना होती है। और एक ये जितने भी पर्यावरण से संबंधित मोस्टली जितने भी संगठन हैं, ये ऐसे संगठन हैं जिसमें तनख्वाह, जैसे पेड नहीं है, वेतन आधारित संगठन नहीं है। यानी इनके जो कर्मचारी है उनके अंदर जो प्रशासनिक ढांचे को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी जो अंदर काम कर रहे हैं, विशेषज्ञ हैं, वो अब वेतन नहीं लेते हैं, यानी वेतन जैसे काम नहीं है। ठीक है ना, ऐसी सभी संस्थान है लगभग। WWF की बात कर दो, चाहे इसकी IUCN की बात कर दो, ऐसे भी बहुत सारे संगठन हैं जिनमें वेतन जैसा मुद्दा नहीं है। और इसके साथ इसका जो मुख्यालय है वो ग्लांड शहर, स्विट्जरलैंड का शहर है, स्विट्जरलैंड का ग्लांड शहर में IUCN का मुख्यालय है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण है, तो ओजोन परत का जो मुख्य जो कारण है, जिसकी जो परत की मोटाई है, इस परत की मोटाई नापने की जो इकाई है जी, ओजोन जो O3, जो ओजोन की एक परत है, लेयर है, इसकी जो मापन इकाई है उस इकाई को डॉप्सन इकाई कहते हैं। और इसकी जो विस्तार है, जिसकी मोटाई है, वो 330 डॉप्सन है, 330 डॉप्सन है। और इसकी जो मोटाई है 330 डॉप्सन, इस मोटाई में कमी, यानी ओजोन परत में ऐसे छेद जैसा कुछ नहीं है जो ओजोन परत में छिद्र हो गया है, छेद हो गया, ऐसे नहीं।
इसकी अंदर जो यूवी रे आ रही है, ये जो अल्ट्रावायलेट जो रे है, विकिरणें हैं, पराबैंगनी विकिरणें हैं, ये विकिरणें इस डॉप्सन जो 330 डॉप्सन है, इनकी जो मोटाई है वो कम हो जाती है। यानी जैसे मान लो कि ये 330 है और इसकी जो मोटाई घटकर 200 डॉप्सन हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही 200 डॉप्सन हो जाएगी तो आप भी इस चीज़ को ऐसे सामान्य तरीके से समझें कि यदि एक 300 लेयर 330 लेयर के, यानी ऐसे 330 लेयर डाल दी जाए और उसके अंदर से कोई रे प्रवेश करवाई जाए, और एक 200 लेयर ऐसे रखें जिसके अंदर से प्रवेश करवाई जाएगी, तो जिसकी आवृत्ति और जो इंटेंसिटी है पराबैंगनी किरणों की, वो यहाँ ज़्यादा होगी। यानी धरातल पर 200 डॉप्सन की जब मोटाई होगी तो उसमें पराबैंगनी विकिरणें ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ऐसे समझे, हालांकि कोई बड़ा छेद नहीं है कि इस छेद से आ रही है, ऐसे छेद नहीं है, इसकी परत की जो मोटाई है वो कम हो जाती है। तो इस बात को भी समझें। तो ओजोन परत का नष्ट होने का जो मुख्य कारण है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहला ऑप्शन राइट होगा CFC। और इससे पहले भी अपन ने एक देख लिया था कि 16 सितंबर ओजोन शरण दिवस मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी के वैश्विक जो तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखने का लक्ष्य रखा गया वर्ष 2015 में कोप 21। यानी अपन सभी कोप को देखेंगे, कौन कौन से कोप है, कोप का क्या मतलब है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है, कोप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है और इस कोप का आयोजन कहाँ और कैसे करवाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, इसकी थीम क्या है। और जो अभी कोप 26 आयोजित हुआ वो ग्लासगो में हुआ था। और ये जो कोप 21 है, यानी 2015 में 21वां जो कोप सम्मेलन हुआ, तो इस सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया कि पूर्व औद्योगिक जो वर्ष है, यानी 1850 से पूर्व, 1850 से पूर्व जो औद्योगिक विकास, जो औद्योगिक क्रांति आई, यानी औद्योगिक क्रांति की तो शुरुआत 1779 में लिवरपूल और मैनचेस्टर से शुरुआत हो जाती है सूती वस्त्र उद्योग से। लेकिन इसका जो व्यापक जो प्रभाव, जो औद्योगिक क्रांति का जो व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है वो 1850 से मिलता है। यानी ये देखा गया कि 1850 से पहले, यानी इस 1850 के वर्ष से पहले जो तापमान में वृद्धि थी और जो सुरक्षित और एक प्रकृति का जो स्वरूप था, उस प्रकृति के स्वरूप से वर्तमान का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रयास तो ये करना है कि 1.5 यानी 1.5 सेंटीग्रेड ही बढ़ना चाहिए, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ये है और प्रयास इसका करना है। ये 2 शर्तें थी। और वो कौन सा वर्ष? 1850, यानी पूर्व औद्योगिक स्तर। पूर्व औद्योगिक स्तर मतलब 1850 से पूर्व। ठीक है, इस बात को समझे। और इसके साथ अपन जितने भी इंपॉर्टेंट जो कॉप हुए हैं उन सभी को देखेंगे। कॉप वारसा का कब हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, इस पेरिस समझौते की क्या शर्तें हैं, ग्लासगो सम्मेलन की क्या शर्तें हैं, और इसके साथ INDC की क्या भूमिका रही, IPCC की क्या भूमिका है, और तो ये सभी, और भारत का क्या योगदान है। तो ये सभी बातें अपन आगामी क्लासेस में देखेंगे। इसके साथ इस क्वेश्चन से संबंधित ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध अम्लीय वर्षा एसिड रेन से है? तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक, इस बात को समझने से पहले एक सामान्य बात समझे कि जो pH स्केल होती है, pH स्केल होती है, इस स्केल में 3 पैमाने, एक तो 7 और एक 7 से कम,
यानी टोटल इसमें 14 डिजिट दे रखी है, जिसमें 7 से अधिक। इस पीएच स्केल में अम्लीय और क्षारीय गुण के आधार पर इसे नापा जाता है, और 7 से कम स्केल के अंदर जो प्रकृति का जो भी जल होगा, चाहे कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी द्रव्य होगा, वो अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। वहीं 7 से अधिक क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, ये एसिड लेवल है और बेस लेवल है। और ये 7 एक ऐसा है जहां पर ना क्षारीय है ना अम्लीय है, यानी उदासीन स्केल है, उदासीन लेवल है। तो ये एक सामान्य था। इसी के आधार पर अपन इस क्वेश्चन को गेस भी करें, थोड़ा बहुत याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन एसिड रेन का जो होना है मुख्य कारण है, तो ये 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि उदासीन है, अम्लीय नहीं है। दूसरी बात है कि 7 से अधिक, क्योंकि ये क्षारीय है, मतलब अम्लीय तो नहीं। रही बात 2 ऑप्शन रही, तो इन 2 ऑप्शन में ज़्यादा क्षारीय कौन सा लग रहा है? यानी इन स्केल की एक खास विशेषता है कि जैसे जैसे 7 से नीचे जाएंगे, यानी 0 की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ेगी। और बेस में उल्टा है कि 7 से ऊपर जाएंगे, यानी 14 तक जाएंगे, तो वैसे वैसे इसकी क्षारीयता बढ़ेगी। तो इसी आधार पर तो इसकी ज़्यादा जो अम्लीयता है वो 5.6 से नीचे की जो पीएच स्केल है उस पर होगी। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, जो अम्लीय प्रकृति की है। और अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है वो 2 तत्व है, जिसमें H2SO4 और NO सॉरी ठीक है, इसके 2 मुख्य जो घटक है, इनके कारण अम्लीय वर्षा होती है, H2HO4 और HNO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसके ऑप्शन देखें तो आर्थिक सहयोग, निशस्त्रीकरण, भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु और आतंकवाद को रोकने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। और ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, और इस सम्मेलन में जो वैश्विक तपन, जो ग्लोबल वार्मिंग और भूमंडलीय जो उष्मन है, जो उष्मीकरण है, इसके बढ़ाने वाले जो गैसेज है और इनको जो प्रभावित करने वाले कारक है, इन पर कुछ नियंत्रणकारी प्रयास किए गए। और इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो आयोजित हुआ, ये जापान के शहर क्योटो में होने के कारण इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और इस क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान कौन कौन सी मुख्य बातें हुई, और ये क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, और इसका आगे चलकर विस्तार कब किया गया, यानी 2012 में दोहा में जो सम्मेलन हुआ उसमें इसका विस्तार किया गया। फिर 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ, और 2020 से इसकी भूमिका पेरिस ले लेता है, पेरिस समझौता ले लेता है। तो इस सभी बातों को देखेंगे, क्रमश से देखेंगे और व्यवस्थित तरीके से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? यानी ऐसे कौन से कारक है जो बायोडायवर्सिटी को प्रभावित कर सकते हैं, वे कारक सभी। तो इस बात को एक सामान्य क्वेश्चन है, जिसमें पहला ऑप्शन भूमंडलीय तपन, ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करते हैं। दूसरे, प्राकृतिक आवास का विघटन। इस बात को समझें कि चलो ग्लोबल वार्मिंग तो वैश्विक तपन तो समझ गए, लेकिन प्राकृतिक आवास का विखंडन कैसे? प्राकृतिक आवास का मतलब ये होता है कि जिस स्थान पर कोई प्रजाति, कोई जीव, कोई जंतु, कोई वनस्पति पलती है, बड़ी होती है, विकसित होती है, उस स्थान को उसका प्राकृतिक आवास कहते हैं, नेचुरल हैबिटाट कहते हैं।
तो नेचुरल हैबिटाट का अर्थ ऐसे हुआ कि एक पक्षी के लिए एक वृक्ष उसका प्राकृतिक आवास है। एक जो जंगली जीव है, जो जंगली जानवर है, उसके लिए पर्वतीय क्षेत्र, वनीय क्षेत्र और गुफाएं वो उसका प्राकृतिक आवास है। तो ऐसे सभी स्थान जहां पर वो निवास करके उस स्थान पर रह करके अपने आप को सुरक्षित और व्यवस्थित महसूस करें, वो सभी स्थान उसके प्राकृतिक आवास होंगे। यदि उनके प्राकृतिक आवास में यदि आप हस्तक्षेप करते हो, जैसे किसी पर्वतीय क्षेत्र के पत्थर को तोड़कर उसकी जो प्राकृतिक जो गुफा बना रखी है, जो प्राकृतिक आवास का रूप दे रखा है उसने, उस रूप को आपने विघटित कर दिया, तो वो जीव वहां से दूर चला जाएगा और उस स्थान को त्याग देगा और उसके जीव के नष्ट होने की, समाप्त होने की संभावना है। यानी किसी वनस्पति की बात करें तो किसी क्षेत्र की मिट्टी, किसी क्षेत्र की मृदा, मिट्टी उस वनस्पति को विकसित होने के लिए और उसे संवर्धित होने के लिए सहायक होती है। जैसे जाफरान की जो घाटी है उसमें केसर वनस्पति, जो केसर नामक जो पादप है, केसर, ये पादप कश्मीर घाटी में होती है। जाफरान नामक जो मिट्टी है उसके लिए अनुकूलतम है। यदि उसको राजस्थान के पश्चिम एरिया में ला करके उस क्षेत्र की जो प्राकृतिक आवास है उसको नष्ट कर दिया जाए और यदि इस मरुस्थलीय एरिया में लाकर उस केसर को पनपाया जाए तो संभव नहीं है। तो इस बात, दूसरी बात भी ध्यानपूर्वक समझें कि प्राकृतिक आवास को नष्ट नहीं करना है। दूसरी चीज है कि ये चीज है कि भूमंडलीय जो तापमान और एक विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी जो बाहरी विदेशी इन द सेंस कि बाहर से फॉरेन से आई हुई नहीं, फॉरेन से तो है ही, इसके साथ उसका जो प्राकृतिक आवास से दूर के जो है वो सभी उस लोकल जो एरिया की जो रीजनल जो प्रजातियां हैं उसके साथ इनका जो आक्रमण होगा तो ये भी जैव विविधता को प्रभावित करेंगे। और शाकाहार को प्रोत्साहन, ये चौथा ऑप्शन, शाकाहार को यदि बढ़ाया जाए तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो इतना ज़्यादा जैव विविधता को प्रभावित नहीं करता। जैसे कि किसी वनस्पति के साग को, पत्तियों को तोड़ दिया जाए तो वो पत्तियां वापस विकसित हो सकती है, पुनः उसे जल और मिट्टी और पोषक तत्व दिए जाए तो वापस विकसित हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी जो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 यानी पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन राइट है। इसी के साथ अपना जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो क्वेश्चनरी का जो सेशन है वो समाप्त होता है। और इस वीडियो को बहुत इत्मीनान और ध्यान से देखें, समझें, और कुछ क्वेरी है तो वो नीचे कमेंट सेशन में लिखें और पूरा उसका जो आपका डाउट है उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी टेक्निकल टीम की। थैंक यू, धन्यवाद।